तो जब मैन यूनाइटेड ने रूबन अमोरिम को सैक किया था और माइकल कैरिक को साइन किया था एज एन इंटरिम कोच, उस टाइम पर अगर किसी ने मुझसे ये कहा होता कि माइकल कैरिक आएंगे 2026 में और हम अनडिफीटेड रहेंगे एज अ मैनचेस्टर यूनाइटेड फैन, तो मैं शायद उनकी बात पर विश्वास नहीं करता। लेकिन दोस्तों, यही रियलिटी है कि आज के टाइम पर मैनचेस्टर यूनाइटेड प्रीमियर लीग में वन ऑफ द बेस्ट टीम है, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द फॉर्म। जिस फॉर्म में है, आई थिंक 11 गेम से अनबीटन है यूनाइटेड, 10 गेम से थे लास्ट टाइम जीत के वो क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट 11 गेम्स अनबीटन हुए हैं। तो उसी गेम के बारे में हम बात करेंगे। इसमें आपको क्रेडिट देना होगा माइकल कैरिक को कि जैसे उन्होंने इस टीम को, जब वो आए थे, जब ये टीम किस पोजीशन में थी, लास्ट में बॉटम बैठी हुई टीमों के साथ ये टीम ड्रॉ निकाल रही थी, लेकिन जैसे ही माइकल कैरिक आए उन्होंने इस टीम को एक एलिवेशन दे दिया, एक एलिवेट कर दिया। जिस फ्लोर पे मैनचेस्टर यूनाइटेड खेल रही थी उसके अब नेक्स्ट फ्लोर पे उसको ले गए, सीलिंग हाई कर दी है टीम की। तो यूनाइटेड अपना लास्ट मैच अगेंस्ट क्रिस्टल पैलेस जीत चुकी है और इसी के साथ प्रीमियर लीग में एक और मैच हुआ है, आर्सेनल वर्सेस चेल्सी, जिसकी हम बात करेंगे टाइटल रेस में उसका क्या इम्पैक्ट रहने वाला है और मेरा क्या व्यू है उस मैच को लेके। तो शुरू करते हैं, मैनचेस्टर यूनाइटेड से शुरू करते हैं जो वो अपना मैच जीते क्रिस्टल पैलेस के अगेंस्ट। स्टार्टिंग से बात करें तो जब गेम स्टार्ट हुआ तो मुझे लगता है कि क्रिस्टल पैलेस उस इंटेंसिटी को लेके आई थी, उनके पास एक क्लियर प्लान था जो ओलिवर ग्लासनर में हम देख रहे हैं। क्रिस्टल पैलेस पिछले 2-3 महीने से काफी स्ट्रगल कर रही है, उनके इतने अच्छे फॉर्म नहीं है जैसे उन्होंने सीजन स्टार्ट किया था एक टाइम पर, और अगर आज हम देखें तो वो काफी फॉल ऑफ हो चुका है उनका। बिग स्टार्स भी, बड़े बड़े प्लेयर उनके छोड़ के जा चुके हैं और ओलिवर ग्लासनर भी, उनके जो कोच हैं, वो भी, उनका भी श्योर है कि वो सीजन के बाद क्लब को छोड़ देंगे। लेकिन जब गेम स्टार्ट हुआ तो हमें क्लियर प्लान दिख रहा था क्रिस्टल पैलेस की तरह। वो फ्लैंक से मुझे लगता है कि मैनचेस्टर यूनाइटेड की जो मिडफील्ड थी उसको बाईपास करके फ्लैंक से अपना गेम बनाना चाह रहे थे, जिसमें वो काफी सक्सेसफुल भी रहे। पहला गोल कॉर्नर से आता है और यूनाइटेड पिछले सीजन के थोड़े थोड़े रिफ्लेक्शन दिख रहे हैं कि सेट पीस डिफेंड करते टाइम स्पेशली कॉर्नर्स काफी वल्नरेबल है। इस सेट पीस में भी वो बॉल आती है, मुझे लगता है थोड़ा लेनी यूरो वहां पे बेटर कर सकते थे और लकराओं को चांस मिलता है और वो वहां से एक परफेक्ट हेडर, मैं बोलूंगा एकदम प्रिसीजन के साथ उन्होंने वो बॉटम कॉर्नर में फिनिश करा। फिर यूनाइटेड ट्राई कर रही थी, फर्स्ट हाफ में यूनाइटेड बॉल ही नहीं रख पा रही थी अपने पास। इसमें सबसे बड़ा रीजन था डियोगो डालो, बहुत ही पुअर गेम गया उनका फर्स्ट हाफ में, बॉल बहुत चीपली गिव अवे कर रहे थे, आगे जा रहे थे तो बेसिक पास भी उनसे मिसप्लेस हो जा रहा था। तो क्रिस्टल पैलेस काफी वहां पे अच्छा फर्स्ट हाफ में खेल रही थी, क्योंकि मुझे लगता है यूनाइटेड ज्यादा बुरी खेली एज कम्पेयर टू क्रिस्टल पैलेस। यूनाइटेड अपने चांसेस अगर ले लेती फर्स्ट हाफ में तो हमें और मैच देखने को मिल जाता आके। लेकिन सेकेंड हाफ जैसे ही स्टार्ट हुआ, यूनाइटेड ने अपनी इंटेंसिटी अप करी और फिर वो इंसिडेंट होता है पूरा रेड कार्ड वाला। मुझे लगता है वो रेड कार्ड था, पेनल्टी तो 100% थी, रेड कार्ड 50-50 लोग कह रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से वो रेड कार्ड था। वो क्लियर 1-on-1 चांस था जहां पे लेक्रोय ने मैथायस कुनिया पे वो फाउल करा और मुझे लगता है वो रेड कार्ड था। वहां पे कोई और डिफेंडर था भी नहीं जो वहां पे उसको इंटरसेप्ट कर लेता बॉल को, तो वो क्लियर रेड कार्ड था। पेनल्टी मिलती है, ब्रूनो फर्नांडिस पेनल्टी स्कोर करते हैं वहां से। फिर जैसे ही रेड कार्ड मिला और क्रिस्टल पैलेस 10 मैन गई, वैसे ही यूनाइटेड में एक हमें अर्जेंसी देखने को मिल गई, वो इंटेंसिटी और ज्यादा हाई कर दी यूनाइटेड ने, अटैक पे अटैक बनाई यूनाइटेड ने। और यहाँ पे क्रिस्टल पैलेस थोड़ा बैकफुट पर आ गई, क्योंकि अब कोई मैनेजर अपनी टीम को ट्रेन नहीं करता कि हम 10 मैन के साथ कैसे खेलेंगे, सब 11 मैन, कोई मैनेजर नहीं चाहता कि उसकी टीम 10 मैन जाए। लेकिन वहां पे 10 मैन होते हैं, फिर ओलिवर ग्लासनर को फोर्सफुल सब्सटीट्यूशन करने पड़ते हैं, कुछ डिफेंडर्स लाते हैं वो, फिर अटैकर्स भी लाते हैं। जो उनका गेम प्लान जो फर्स्ट हाफ में उनको काफी सक्सेस इन टर्म्स ऑफ कि वो यूनाइटेड ज्यादा कुछ बना नहीं पा रही थी, क्रिएट नहीं कर पा रही थी एज सच, तो उसमें थोड़ा उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ा, क्योंकि उन्हें पता था कि अब रेड कार्ड के बाद उनको थोड़ा गेम प्लान में चेंज करना पड़ेगा। यूनाइटेड ने फायदा उठाया उसका और गोल मारा ब्रूनो फर्नांडिस। फिर एक अच्छी, मतलब पिच ऑफ अ बॉल एकदम वेटेड पास के साथ सेस्को के लिए क्रॉस करते हैं और सेस्को ने एकदम नंबर 9 जो फिनिश बोलते हैं, नंबर 9 वाला स्टिंक्ट से वो वहां पे क्रॉस पे जंप करके एक परफेक्ट हेडर मारा, कोई चांस नहीं था हेंडरसन के पास, और वहां पे 2-1 हो जाता है स्कोर। और फिर मैं यहाँ पे बात करना चाहूंगा सेस्को की। पिछले 3 गेम में 3 गेम विनिंग गोल मार चुके हैं वो। जब स्टार्टिंग ऑफ द सीजन में आए थे तो लोगों ने काफी कहा था कि ये यूनाइटेड ने क्या करा, उनको मिडफील्डर चाहिए था। एम्बूम्बो और कुनिया थे उनके पास पहले ही,
सेस्को में मनी इन्होंने वेस्ट कर दी, और जैसा परफॉर्मेंस भी रहा था सेस्को का इन स्टार्टिंग ऑफ द सीजन स्पेशली, जहां पर वो अच्छा नहीं खेल रहे थे। मतलब मुझे लगता है कि थोड़ा टाइम लगता है कोई प्लेयर जो आता है बाहर की लीग से प्रीमियर लीग में एडजस्ट करने के लिए, क्योंकि प्रीमियर लीग काफी फिजिकल लीग है, उतना टाइम नहीं देते, फास्ट पेस लीग है कंपेयर टू बुंडेस लीग है जहां से सेस्को आ रहे थे, तो थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम उन्हें मिला। बीच में थोड़े अनफॉर्चुनेट भी रहे वो कि उन्हें इंजरीज भी हुई, लेकिन अब पिछले कुछ एक महीने से 1.5 महीने से सेस्को का वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर मैं बोलूंगा यूनाइटेड के लिए, इफ नॉट द बेस्ट। अगर बेस्ट प्लेयर की बात करें तो वो है ब्रूनो फर्नांडिस मेरे लिए। मतलब इस प्लेयर की मैं जितनी तारीफ करूं उतना कम है। मैं सोच नहीं सकता कि यूनाइटेड इस टाइम पर कहाँ होती बिना ब्रूनो फर्नांडिस के। मतलब ही इज वन ऑफ डेट प्लेयर। हम बात करते हैं ना कि प्लेयर जो कभी प्रीमियर लीग नहीं जीते लेकिन आर द लेजेंड्स ऑफ प्रीमियर लीग, जैसे स्टीवन जेरार्ड हो गए, कभी प्रीमियर लीग नहीं जीत पाए वो, लेकिन उन्हें लेजेंड माना जाता है प्रीमियर लीग का, वन ऑफ द बिगेस्ट लेजेंड। मुझे लगता है ब्रूनो फर्नांडिस भी उसी कैटेगरी में हमें रखना चाहिए कि वो शायद, मुझे नहीं लगता कि अपने करियर में कभी प्रीमियर लीग जीत पाएंगे, लेकिन जो उनका इम्पैक्ट रहा है प्रीमियर लीग पे एज अ प्लेयर वो काफ़ी इमेंस है। तो अब वो उसके लिए हमें उनको क्रेडिट देना पड़ेगा। मैं तो लेजेंड मानता हूँ उन्हें प्रीमियर लीग का, मॉडर्न लेजेंड है वो प्रीमियर लीग के। 13 असिस्ट हो चुके हैं ब्रूनो फर्नांडिस के, और जो रिकॉर्ड है प्रीमियर लीग में एक सीजन में सबसे ज्यादा असिस्ट रजिस्टर करने का वो है 20, जो केविन डे ब्रूने और थ्योरी ऑनरी का है। तो क्या ब्रूनो फर्नांडिस उसे ब्रेक कर पाएंगे? 7 असिस्ट और चाहिए उन्हें। आई थिंक 11 मैचेस और बचे हैं हमारे पास, 11 हैं, हाँ जितने भी हैं। तो आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या आपको लगता है कि ब्रूनो फर्नांडिस इस रिकॉर्ड को ब्रेक कर सकते हैं। वहां पर सेस को गोल मार देते हैं, 2-1 हो जाता है स्कोर लाइन। फिर क्रिस्टल पैलेस को मैं कहूँगा चांसेस मिलते हैं ब्रेक पे, लेकिन वही उनकी मतलब वो फाइनल बॉल मिसप्लेस हो गई, ओवर हिट कर दिया, अंडर पास कर दिया, इंटरसेप्ट हो गई, ये सब होता रहा। और फिर क्रिस्टल पैलेस ने कुछ ज्यादा मुझे लगता है कि ट्रबल दिया नहीं यूनाइटेड को। इंस्टेड यूनाइटेड पे काफी चांसेस थे कि वो 3-1 और इवन 4-1 भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने वो चांसेस लिए नहीं। अमाद का मुझे याद है एक बढ़िया शॉट था जो हेंडरसन ने सेव कर लिया, और एक दो चांसेस भी काफी बने थे यूनाइटेड के लिए। गेम फिनिश हो जाती है 2-1। अब यूनाइटेड, अगर हम प्रीमियर लीग टेबल की बात करें तो थर्ड पर आ चुकी है, एस्टन विला नीचे जा चुकी है गोल डिफरेंस पे, क्योंकि सेम पॉइंट है एस्टन विला यूनाइटेड के। अगर बात करें एक और प्रीमियर लीग क्लासिक मैच जो इस मैच वीक में हुआ वो था आर्सेनल वर्सेस चेल्सी। गोइंग ऑन टू द गेम सबको पता ही था कि आर्सेनल फेवरेट है, लेकिन कहीं ना कहीं सबके मन में डाउट था कि क्या आर्सेनल बॉटल कर सकती है इस मैच में, क्योंकि आर्सेनल की वो हिस्ट्री रही है कि टाइटल रेस में वो बॉटल कर देते हैं। ड्रॉ अभी आपको पता होगा वुल्व्स के अगेंस्ट ड्रॉ लेके आए हैं वो, लेकिन आर्सेनल जैसा गेम जाता है मुझे लगता है ओपन प्ले से आर्सेनल कुछ नहीं कर पा रही इन दिस सीजन स्पेशली, क्योंकि साका का बहुत ही, मैं कहूंगा बहुत ही बुरा सीजन जा रहा है। और ग्योकेरेस ओके। बात करें ट्रोसार्ड की तो क्या ट्रोसार्ड वो एलिवेट कर रहे हैं आर्सेनल को जब वो फ्रंट लाइन में या उन्हें स्टार्टिंग 11 में जब वो खेलते हैं? तो मुझे ऐसा नहीं लगता। आर्सेनल सेट पीस पे काफी ज्यादा रिलाई करती है, और इस मैच वीक में भी, हमें इस मैच में भी आर्सेनल सेट पीस पर काफी ज्यादा रिलाई करती है। और हमें इस मैच में भी वो देखने को मिल गया कि जब उनके चांसेस नहीं बन रहे थे ओपन प्ले से, उन्हें एक कॉर्नर मिलता है, कॉर्नर पे स्कोर कर देते हैं वहां पर। और चेल्सी का जैसा हमें पता है डिफेंडिंग ऑन द सेट पीस काफी बुरी है वहां पर। पता नहीं, एक तो आर्सेनल बहुत सारे लोग खड़े कर देती है गोल पोस्ट के सामने, तो गोलकीपर वैसे ही मैं कहूंगा कि इतना अच्छा नहीं, वो आगे नहीं जा सकता, उनको उसको पीछे ही रहना पड़ता है। लेकिन वहां पर आर्सेनल फिजिकली डोमिनेट करके वहां पर गैब्रियल और सलीबा के यूज के साथ वहां पर गोल मार देते हैं। फिर चेल्सी मुझे लगता है काफी अच्छा गेम रहा उनका इन टर्म्स ऑफ जैसे उन्होंने गेम को अप्रोच किया आफ्टर कंसीडरिंग अ गोल। मुझे लगता है थोड़ा मेंटेलिटी दिखाई चेल्सी ने। फर्स्ट हाफ में उनको काफी एक दो चांसेस भी क्रिएट हुए। कोल पार्मर फर्स्ट हाफ में मुझे लगता है काफी बेस्ट प्लेयर थे चेल्सी के लिए। काफी कंबाइन कर रहे थे वो, लेफ्ट विंग राइट विंग सेंट्रली ज्यादा ऑपरेट कर रहे थे, काफी अच्छा उनका गेम रहा। मुझे लगता है एक दो चांसेस मिले भी थे कोल पार्मर को जहां पे वो थोड़ा अच्छा, थोड़ा बेटर डिसीजन हम उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। फिर फर्स्ट हाफ के एंड में चेल्सी को एक कॉर्नर मिलता है। और यहाँ पे ना मैं थोड़ी बात करना चाहूंगा आर्सेनल के डिफेंस की। अगर आपको याद हो वहां पे एक प्ले होता है कॉर्नर से जहां पर चेल्सी कॉर्नर लेती है और डेक्लन राइस पूरा ऐसे पकड़ के चेल्सी के प्लेयर को खड़े हैं, मुझे लगता है वो पेनल्टी थी। मुझे लगता है वहां पे वीआर को इंटरवीन करके वो पेनल्टी देनी चाहिए थी।
आप किसी भी प्लेयर को पकड़ नहीं सकते, उनके मतलब दोनों हाथ आप पकड़ नहीं सकते किसी प्लेयर के, स्पेशली पेनल्टी एरिया जब आप सेट पीस ले रहे हैं, कॉर्नर ले रहे हैं। तो वहां पर मुझे लगता है कि पेनल्टी मिलनी चाहिए थी चेल्सी को, लेकिन वो नहीं दी जाती। उसके बाद एक और सेट प्ले होता है वहां पर, जहां पर डेक्लन राइस के हाथ में बॉल रख के बाहर चली जाती है। तो वहां पर अगेन यू कैन मेक द केस कि क्या वो पेनल्टी थी या नहीं दी। पास्ट में हमने देखा है कि ऐसे प्लेस पर पेनल्टी दे दी जाती है। तो मेरा यही कंसर्न है इन टर्म्स ऑफ रेफरिंग की रेफरिंग में वो न्यूट्रलिटी नहीं है, कंसिस्टेंसी नहीं है कि एक मैच में आपने उसको पेनल्टी दे दिया और नेक्स्ट मैच में ही आपने उसे पेनल्टी नहीं दिया। तो या तो पेनल्टी दो या ना दो, को कंसिस्टेंसी रखो ऑल थ्रू आउट 38 गेम वीक जो आपके हो रहे हैं, कि अगर पेनल्टी है तो पेनल्टी है, चाहे हार्श हो चाहे कुछ भी हो। अगर नहीं है तो नहीं दो। कुछ मैचेस में दे देते हैं, कुछ मैच में नहीं देते। तो इसमें मुझे लगता है कि इस मैच में थोड़ा रेफरी को कॉल आउट करना पड़ेगा। मुझे लगता है थोड़ी अच्छी रेफरिंग हो सकती थी। फिर आगे बढ़ते हैं, हाफ एंड होता है, फिर जैसे ही सेकंड हाफ स्टार्ट होता है तो चेल्सी मुझे लगता है काफी बढ़िया उन्होंने सेकंड हाफ स्टार्ट करा। वो इंटेंसिटी, वो ग्रेट, थोड़ा मेंटेलिटी, जैसे हम बात करते हैं चेल्सी में लीडर्स नहीं है, लेकिन जैसे उन्होंने स्टार्ट करा मुझे लगता है लियम रोजनियर काफी मतलब अच्छे, मुझे अभी तक उन्होंने काफी इंप्रेस करा है इन टर्म्स ऑफ कि वो कैसे गेम को अप्रोच करते हैं, थोड़ी उनकी प्रिपरेशन टुवर्ड्स द मैच क्या होती है। तो सेकंड हाफ स्टार्ट करा चेल्सी ने, चांसेस मुझे लगता है सेकंड हाफ में चेल्सी को बहुत मिले थे, बहुत इन द टर्म्स ऑफ की हाफ चांसेस आउटसाइड ऑफ द बॉक्स, लेकिन वो चेल्सी वहां पे कैपिटलाइज नहीं कर पाई। लेकिन अगेन आर्सेनल को एक और कॉर्नर मिलता है, फिर वहां से वो गोल कर देते हैं। दो कॉर्नर मिले आर्सेनल को, उन्हीं दो कॉर्नर से उन्होंने दो गोल मारे। और अदर देन दैट उन्होंने ओपन प्ले से कुछ नहीं करा, कोई चांसेस नहीं बनाई। बिग चांस, दो बिग चांस मिले, दोनों कॉर्नर से मिले, दोनों गोल। ओपन प्ले से अगेन जैसे मैंने बताया कुछ नहीं करा आर्सेनल ने। साका थोड़ा मतलब लेग लस्टर सा उनका सीजन जा रहा है, लेकिन इसमें आपको क्रेडिट देना पड़ेगा मिकेल आर्टेटा को कि आप की फ्रंट लाइन में जो हैं ट्रोसार्ड, ग्योकेरेस और साका, उनका अच्छा सीजन नहीं जा रहा है तीनों का बिल्कुल भी, लेकिन फिर भी वो टॉप हैं जिस कंपटीशन में वो खेल रहे हैं। चैंपियंस लीग में भी टॉप पर बैठे हैं, प्रीमियर लीग में भी टॉप पर हैं, कैराबाओ कप के फाइनल में है और एफए कप में भी है। तो ये क्रेडिट देना पड़ेगा कि उनकी फ्रंट लाइन फायर नहीं कर रही, फिर भी वो गोल मार रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो मिकेल आर्टेटा को इन टर्म्स ऑफ डेट आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। जैसे ही आर्सेनल 2-1 जाती है वैसे ही मुझे पता चल जाता है कि चेल्सी अब यहाँ से कमबैक नहीं कर सकती अंटिल कि आर्सेनल ही कोई वहां पर एरर कर दे चेल्सी को। फिर चेल्सी ट्राई करती है गेम में वापस आने के लिए, फिर एज वी नो नेटो का वो ब्रेन फार्ट मूवमेंट आता है। रेड कार्ड था 100%, सेकंड येलो के साथ वो रेड कार्ड था। मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि नेटो वहां पे करना क्या चाह रहे थे, वो चैलेंज में क्यों जा रहे थे। वहां पर फालतू में वो चैलेंज पे गए, और मार्टिनली को उन्हें वो रोक नहीं सकते थे। अगर वो चैलेंज मारते भी तो भी वो रोक नहीं सकते थे, काफी लेट चैलेंज था। मैं तो कहूंगा कि मतलब उन्होंने अपनी टीम को, चेल्सी को लेट डाउन करा नेटो ने। 70 मिनट पे आप रेड कार्ड ले ले रहे हैं जब आपको पता है कि आप गेम चेस कर रहे हैं। और ऐसा भी नहीं था कि मतलब मार्टिनली कोई मतलब क्लियर गोल स्कोरिंग अपॉर्चुनिटी थी मार्टिनली के लिए, फिर भी वहां पे वो चैलेंज मारना, आई विल से कि लेट डाउन करा है उन्होंने अपनी टीम को। फिर एस बी नो जैसे ही रेड कार्ड मिला गेम डन एंड डस्टेड था, फिर कुछ नहीं था, फिर गेम सबको पता चल गया था। इवन चेल्सी फैंस भी समझ गए थे कि अब यहाँ से तो कोई कमबैक नहीं होने वाला। चांस मिला एक जहाँ पेड्रो को एंड में जाके डिलायर ने गोल मारा, लेकिन वो माइल्स ऑफ साइड था तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ा। अब आर्सेनल जीत गई फिर मैच 2-1। काफी उनकी डिसिप्लिन परफॉर्मेंस कहूंगा मैं, जैसे ही चेल्सी को रेड कार्ड मिला वो काफी डिसिप्लिन के साथ खेला। 2-1 जीत गए वो मैच। और अगर यहाँ पे ना, लेकिन मैं बात करना चाहूंगा जो अभी नरेटिव चल रहा है अगेंस्ट आर्सेनल की, आर्सेनल तो सेट पीस से ही गोल मारती है, कॉर्नर एफसी है वो, उन पे ओपन प्ले से कुछ नहीं हो रहा और लोग काफी क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस पे। मैं यही कहना चाहूंगा कि एटलीस्ट वो मार तो रहे, आप मार लो। या चेल्सी या जो भी फैन बेस बोल रहा है कि आर्सेनल तो कॉर्नर से ही मारती है, तो आप मार लो, आप पे तो नहीं लग रही ना गोल। तो आपको उनको क्रेडिट देना पड़ेगा कि आप की कॉर्नर पे वो इतने एफिशिएंट हैं। वो ट्रेनिंग ग्राउंड, भाई ट्रेनिंग ग्राउंड में कुछ चीज करना और उससे आके एग्जीक्यूट करना ऑन द फील्ड इज बहुत डिफरेंट चीजें हैं, बहुत हार्डवर्क लगता है। तो उसमें आपको क्रेडिट आर्टेटा को भी देना पड़ेगा और उनकी टीम को भी देना पड़ेगा कि वो उसको जो ट्रेनिंग ग्राउंड पे वो सेट प्लेज होते हैं उनके, कि पीछे से गैब्रियल भागते हुए आते हैं, वो विपिंग क्रॉस जो डेक्लन राइस और साका देते हैं,
इन कॉर्नर लेते टाइम, तो उन आपको क्रेडिट देना पड़ेगा। अगर मान लो मेरी टीम है, अगर मेरी टीम है वो कॉर्नर से ही मार रही है और वो जीत रहे हैं मैच, टॉप ऑफ द प्रीमियर लीग बैठे हैं, तो मैं 100% वो चीज ले लूंगा, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा उसे। तो ये कहना कि आर्सेनल तो बस कॉर्नर से ही मारती है और उनके पास कुछ और सेट प्लेज या कुछ और क्रिएटिविटी एज सच नहीं है, मैं ये सब नहीं मानता। एट द एंड विनिंग मैटर्स। अगर आप जीत रहे हो तो वही मैटर करता है और कुछ मैटर नहीं करता। कोई अगले 10 साल बाद कोई याद नहीं रखेगा कि आर्सेनल ने क्या करा, कैसे जीता, कि कॉर्नर मार मार के जीता, पेनल्टी मार मार के जीता, कोई कोई याद नहीं रखने वाला। अगेन अब चेल्सी की बात करते हैं, तो भाई चेल्सी मुझे लगता है कि कंसर्निंग है चेल्सी का ये फॉर्म, मुझे लगता है काफी ज्यादा, क्योंकि 7वां रेड कार्ड है उनका ये प्रीमियर लीग में। थोड़ा मुझे लगता है कि रोजेनियर को इस पर कंट्रोल लेना पड़ेगा ही, नहीं तो ये टीम मुझे तो बाहर होती हुई दिखाई है। टॉप 6 में भी ये मुझे नहीं लग रही, अभी टॉप 6 में है, लेकिन जो रन ऑफ फिक्सचर है चेल्सी का अब इसके बाद, वन ऑफ द टफेस्ट फिक्सचर्स हैं उनके इन द प्रीमियर लीग अब जो उनके आने वाले हैं। तो थोड़ा रोजनियर को काम डाउन करना पड़ेगा प्लेयर्स को, कि आप ऐसे रेड कार्ड नहीं ले सकते, ऐसे ब्रेन फार्ट मूवमेंट आप प्रोड्यूस नहीं करना चाहेंगे। 7 रेड कार्ड इज टू मच। मतलब अभी एक स्टैट था कि 330 मिनट्स इन प्रीमियर लीग उन्होंने खेली है विद 10 मैन। दैट्स ऑलमोस्ट 4 मैचेस, मतलब 4 मैचेस अभी तक वो 10 मैन के साथ खेल के आए हैं। तो इस पर थोड़ा आपको कंट्रोल लाना पड़ेगा रोजेनियर को। अब मैं रोजेनियर से भी क्या बोलूं, मतलब अगर प्लेयर ही ब्रेन डेड वहां पर वो फाउल करेगा, चैलेंज मारेगा, तो रोजनियर भी क्या कर लेंगे उसमें। ये तो मतलब एक बेसिक 10 क्लास के बच्चे को ही पता होंगी ये सब बातें, जो मतलब चेल्सी के प्लेयर वहां पे फील्ड पे कर रहे हैं। इसी के साथ इस वीडियो को करते हैं खत्म, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो लाइक कर दीजिएगा, और आपका क्या ओपिनियन है यूनाइटेड वाले मैच पे और चेल्सी वाले मैच पे आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और क्या आर्सेनल प्रीमियर लीग जीतेगी ये भी आप बता सकते हैं, और आप ये भी बता सकते हैं कि आर्सेनल ये प्रीमियर लीग बॉटल करने वाली है या नहीं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए